A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA Final and CA Inter GST. As a part of your value of supply, what is left now is only questions. अब रहे हैं हमारे सिर्फ questions. But अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वीडियो में आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन का डिस्कशन ऑल्सो एज वेल एज अ वेरी क्विक एंड वेरी परफेक्ट रिविजन फॉर योर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम रिविजन करेंगे किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का। एंड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल्सो द चैप्टर दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलो मैं 1 मिनट के लिए, मुझे टाइम दो, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को ओपन कर लेती हूँ। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में क्या है, व्हेन इट कम्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले तो ये समझा दो कि ये चैप्टर आपने हमें पढ़ाया ही क्यों था। तो ये चैप्टर पढ़ने का रीजन ये था कि अगर आपको बोल दिया, आपने कोई एक्टिविटी की एंड यू आर सेइंग नाउ दैट यस इज, ये जो एक्टिविटी है ये सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। तो आपने कोई एक्टिविटी की एंड यू नो कि वो जो एक्टिविटी है अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो और सपोज करो बीइंग अ सप्लाई, इट इज नॉट कवर्ड इन मेगा एग्जाम्शन, ना तो ये मेगा एग्जाम्शन में कवर्ड है, ना ही ये कहाँ पे कवर है, आपके शेड्यूल नंबर 3 में कवर है। तो ना तो ये क्या है, मेगा एग्जाम्शन में कवरेज लेता है, और ना ही ये कहाँ पे कवरेज लेता है, आपके शेड्यूल नंबर 3 में कवरेज लेता है। इसका मतलब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। ये जो सप्लाई, ये क्या होने वाला है, टैक्सेबल। अब अगर आपको सप्लाई को टैक्स करना है, इफ यू वांट टू टैक्स द सप्लाई, उसके लिए कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना, जो आपने सप्लाई किया उस सप्लाई की कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, जिस वैल्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, इस पे टैक्स लगाएंगे। तो जिस वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, ये चैप्टर आपको बताएगा, सेक्शन नंबर 15 समझाएगा। ये चैप्टर आपको बताएगा कि हाउ वुड यू बी कैलकुलेटिंग योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस का भी हो सकता है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका किसका हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज कहती हूँ कि जब भी आप क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर करते हैं, वेन एवर यू डू वॉट, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, आप एक चीज समझो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के बीच में होगा, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट अगर आपके रिलेटेड है, कहीं ना कहीं प्राइस पे इन्फ्लुएंस तो आएगा। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट मैंने ये ना, ये जो 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट में पूरा चैप्टर मैंने कवर करके रखा है, और यही एग्जाम टाइम पे आपको एक बार क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो मैंने आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके तो समझाया था मैंने, लेकिन क्या बोला था कि जब भी क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, जब भी सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कोई एक्टिविटी होगी और वो एक्टिविटी अगर सप्लाई है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, कि ये जो सप्लायर है और ये जो हमारा यहाँ पे कौन है, रेसिपिएंट है, ये दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों मैम, ऐसा इसलिए, अगर ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी है, तो रिलेटेड पार्टी होने का क्या होता है, रिलेटेड पार्टी होने से प्राइस पे क्या आता है, इन्फ्लुएंस जरूर आता है। ठीक है, कैसे मैम, एक एग्जांपल बता दो। सपोज करो ये रहा रिसिपिएंट हमारा, ये कौन है, हमारा रिसिपिएंट, और ये कौन है, हमारा सप्लायर। तो हमारे रिसिपिएंट कहाँ गए, एक शॉप पे गए, और उन्हें ये बाइसिकल क्या हो गई, पसंद आ गई। जैसे ही उन्होंने बाइसिकल पसंद की, पसंद करके ये किसके पास गए, ये गए हमारे सप्लायर के पास। और सप्लायर ने रिसिपिएंट को देखा, रिसिपिएंट ने सप्लायर को देखा, सप्लायर ने रिसिपिएंट को देखा, और रिसिपिएंट ने सप्लायर को देखा, और दोनों ही देख के क्या बोले, अरे नमस्ते भाई साहब। क्यों बोल रहे हैं ये अरे नमस्ते भाई साहब एक दूसरे को देख के, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, दे आर रिलेटेड। जैसे ही रिलेटेड हुए, ये बात तो ठीक है, चलो मैम रिलेटेड वगैरह हो गए। अब ये हमारे भाई साहब ने इन्हें बोला कि आई वांट टू बाय दिस बाइसिकल। तो ये क्या बोले कि यहाँ पे 10,000 रुपीज की जो बाइसिकल है मुझे खरीदनी है। तो हमारा सप्लायर क्या बोला, अरे भाई आपसे हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, आपसे, आप तो घर के ही हैं, आपसे कैसे प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो दूसरे लोगों के लिए क्या है, 10,000 रुपीज की बाइसिकल है, आपसे तो हम सिर्फ 6,000 रुपीज लेंगे। ये बताओ, क्या प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ, यस मैम बिल्कुल हुआ। गवर्नमेंट वैल्यू पे ही तो जीएसटी लेती है, और अगर आप वैल्यू को ही कम कर दोगे तो गवर्नमेंट को तो अच्छा लगने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि दोनों पार्टी,
recipient and supplier should not be related। ठीक है। फिर दूसरा बोलते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, ध्यान रखना सोल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन है सोल कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा मिलना चाहिए आपको, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड पैसा आगे मिलने वाला, किसी फ्यूचर इवेंट में मिलने वाला पैसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? सपोज करो इन दोनों की बातचीत हो रही है और अब ये रिलेटेड नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है तो दूसरा केस, यहाँ पे सप्लायर ने इसको कहा कि देखो आज तो मैं तुम्हें 10,000 में ये बाइसिकल दे रहा हूँ, लेकिन तुम भी क्या कर रहे हो, इसे बिजनेस पर्पस के लिए परचेस कर रहे हो मुझसे। तो जब तुम अपने कस्टमर्स को ये बाइसिकल क्या करोगे, सेल करोगे, जब तुम क्या करोगे अपने कस्टमर्स को ये बाइसिकल सेल करोगे, वो जितने भी अमाउंट पे तुम क्या करोगे इस बाइसिकल को सेल करोगे, उसमें जो भी प्रॉफिट तुम्हारा अर्न होगा उसका 10% भी मेरा क्या रहेगा, कंसिडरेशन रहेगा। उसका 10% भी क्या रहेगा, मेरा कंसिडरेशन। अब पता नहीं वो कब सेल करेगा, पता नहीं कब जाके क्या होगा, प्रॉफिट पता चलेगा, कब जाके 10% सप्लाई को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बोलते हैं सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, इवेंट बेस्ड, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, इट शुड नॉट बी बिटवीन अ रिलेटेड पार्टी और सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। बट मैम अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन पाएगी? नहीं। जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बन पाएगा। ऐसे केस में फाइनल में जब आप पहुंचेंगे तो फाइनल में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो रूल्स आपको समझाते हैं कि फिर इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें क्या-क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं या फिर कैसे वैल्यू लेनी है। बट अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि ये दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सोल कंसिडरेशन। ठीक है। फिर इसी के साथ बोलते हैं कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है, द अमाउंट यू हैव पेड एंड द अमाउंट दैट इज पेबल। जो अमाउंट आपने पे कर दिया या फिर जो अमाउंट पेबल है, दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इस बाइसिकल का आज ही आप कैश में 10,000 दे देते हैं इन भैया को, तो भी अमाउंट जो पे किया है वही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। और अगर सपोज करो अभी आप कितना देते हो, डाउन पेमेंट 3,000 रुपीज की करते हैं और आप बोलते हैं 7,000 आई विल पे इन अ मंथ, तो चाहे अमाउंट पेबल हो तब भी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनता है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स द अमाउंट पेड एज वेल एज द अमाउंट पेबल। तो ये मिला के, ये 4 पॉइंट मिला के मेरा 15 सबसेक्शन 1 है जो मैंने आपको करवाया था। और एक बार फिर हम रीडिंग कर लेते हैं कि सप्लाई चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है जो एक्चुअली अमाउंट आपने क्या किया है, पे किया है, या फिर क्या होने वाला है, जो एक्चुअल अमाउंट पेबल होने वाला है। जहाँ पे रिसिपेंट एंड सप्लायर जो है, जहाँ रिसिपेंट सप्लायर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और साथ ही में क्या होना चाहिए, प्राइस जो है आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो प्राइस क्या होना चाहिए आपका, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसी के साथ मेरा 15 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया। अब 15 सबसेक्शन 2 में आप मेरे साथ समझेंगे ए बी सी डी ई, मतलब अल्फाबेट सीखेंगे। अब ए बी सी डी ई में क्या है मैम, यहाँ पे बोलते हैं देखो सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, 10,000 की जो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, क्या सिर्फ इस ट्रांजैक्शन वैल्यू से काम चल जाएगा? नहीं। हो सकता है आप इस गुड्स के अलावा और भी चार्जेस सामने वाले से ले रहे हैं, तो वो बोलता है कि 15 सबसेक्शन 2 के कुछ पॉइंटर्स हैं, वो भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने होंगे, जिसमें आता है ए फॉर एसएससी। ए फॉर एसएससी मतलब एसएससी टैक्स पे करता है, इससे आप याद रखो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए फॉर एसएससी, एसएससी क्या करता है, टैक्स पे करता है। तो बोलते हैं इस ट्रांजैक्शन में लगने वाले सारे के सारे जो टैक्सेस है वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने होंगे। क्या बोल रहा है, इस ट्रांजैक्शन में होने वाले सारे के सारे टैक्सेस आपको क्या करने होंगे, इंक्लूड करने होंगे। बट दिस टैक्स शुड नॉट इंक्लूड योर जीएसटी। बट इस टैक्स में किसको इंक्लूड मत करना, जीएसटी को। सपोज इस ट्रांजैक्शन में कस्टम ड्यूटी लगी तो कस्टम ड्यूटी भी ऐड होगी, कोई और चार्जेस लगे, कोई और ड्यूटी लगी, कोई और टैक्स लगा है, वो भी क्या होगा, यहाँ पे सीएसटी वगैरह सब इंक्लूड होगा। लेकिन
इसमें लगने वाला जो जीएसटी है बस उसे इंक्लूड मत करना, क्योंकि जब हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद ही तो जीएसटी का क्या करेंगे, उस पे कैलकुलेशन निकालेंगे। तो ए फॉर 15 टू ए बोलता है कि सारी टैक्सेस इंक्लूड करो, बट क्या इंक्लूड मत करो, आप जीएसटी का टैक्स इंक्लूड मत करो। फॉर एन एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटी टैक्स क्या हमें इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड करना है। बट मैम जीएसटी जो लगा हुआ है क्या वो इंक्लूड करना है, नहीं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड भी है तो आपको उससे एक्सक्लूसिव करना होगा और सिर्फ वैल्यू को इंक्लूड करना होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, और जीएसटी का पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा। और ये चीज आपको अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें लेट फीस में देखने को मिलेगी कि लेट फीस जब भी होती है, कोई लेट हो जाता है पेमेंट करने में तो हम लेट फीस चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई जीएसटी इंक्लूसिव है तो हमें उस जीएसटी को हटाने के बाद ही क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर करना होता है, वो अभी हम समझेंगे। फिर आता है 15 टू बी। बी फॉर बी हाफ, बी फॉर बी हाफ, बी फॉर बी हाफ, बी फॉर बी हाफ मतलब अगर सप्लायर की कोई लाइबिलिटी थी, एक्चुअल में सप्लायर के सिर पे कोई लाइबिलिटी थी और उस लाइबिलिटी को किसने पे कर दिया, हमारे रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो ये भी क्या है मैम, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्योंकि सप्लायर ने बोला एक काम करो मुझे पैसा मत दो, मुझे किसी को उधार देना है, तुम आप पैसा दे दो, है तो वो कंसिडरेशन ही ना। तो बोलते हैं अगर सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट ने पेमेंट किया है वुड बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो बी फॉर हो गया बिहाफ। सी, सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस, सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस। मैम व्हाट फॉर चिल्लर, चिल्लर एक्सपेंस का मतलब है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। जैसे आपने तो ये खरीद ली, गुड्स खरीद ली, बट उसको पैकिंग करवाने के चार्जेस, आप बोलेंगे इसको ट्रांसपोर्ट करके दे दो, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, हो सकता है किसी चीज को आप इंस्टॉल करवाएं, हो सकता है किसी चीज का वेट करवाएं, तो बोलते हैं कि टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी करने से पहले और डिलीवरी करने तक, गुड्स की डिलीवरी करने से पहले और गुड्स की डिलीवरी करने तक जितने भी चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। चलिए, तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, इंक्लूड होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ए फॉर बोला एसएससी, एसएससी टैक्स पे करता है। ए फॉर एसएससी जो टैक्स पे करता है मतलब सारे के सारे टैक्स इंक्लूड कर लो, बट क्या इंक्लूड नहीं करना है, आपको इंक्लूड नहीं करना जीएसटी का टैक्स। बी फॉर बिहाफ, अगर सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने कुछ पेमेंट किया है तो दैट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है। सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस, जैसे पैकिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा एबीसीडी के बाद डी, डी फॉर डिले। अगर रिसिपिएंट ने पेमेंट करने में डिले कर दिया, अगर रिसिपिएंट ने क्या किया है, पेमेंट करने में डिले किया है, तो इन दैट केस डिले करने पे हम या तो लेट फीस चार्ज करते हैं या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एंड वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। डन। देन तो ए भी हो गया मैम, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी फॉर डिले भी हो गया, और आते हैं हम ई, ई फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन देता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब सब्सिडी, एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब सब्सिडी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर देन गवर्नमेंट मिला है, अगर आपको क्या मिला है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, बट ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको गवर्नमेंट से नहीं मिला है, किसी और पर्सन से मिला है, जो प्राइस लिंक्ड है, मतलब प्राइस से लिंक, प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड आपको कोई सब्सिडी मिली है और ये गवर्नमेंट से नहीं मिली, तो आप इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। बट अगर ये गवर्नमेंट से मिली है आपको सब्सिडी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, तो यू विल नॉट इंक्लूड इट इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही आप ये मेरे साथ सीखते आ रहे हैं। तो मैंने बोला ई फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। ई फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब सब्सिडी। अगर सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है और अदर देन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, फॉर एग्जांपल एनजीओ, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, ये लोगों ने आपको सब्सिडी प्रोवाइड की है, तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है, इनफैक्ट लोकल अथॉरिटी भी देती है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर सब्सिडी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो इट विल नॉट फॉर्म वैल्यू ऑफ योर सप्लाई। इसी के साथ मेरा 15 सबसेक्शन 2 ए, 15 सबसेक्शन 2 बी, 15 सबसेक्शन 2 सी, 15 टू डी, 15 टू ई सब खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि ये रहा वो पूरा की पूरा आपका
15 सबसेक्शन 2 ए बी सी डी ई, ये वही प्राइस लिंक सब्सिडी की बात है, डी पे डिले की बात है, उसके बाद सी पे इंसिडेंशियल एक्सपेंस मतलब चिल्लर एक्सपेंस, बी फॉर बिहाफ वाली बात है और ए फॉर टैक्सेस एसएससी वाली बात लिखी हुई है। देन हम आते हैं 15 सबसेक्शन 3 किसके लिए है? डिस्काउंट के लिए। अब डिस्काउंट की बातें क्या बोल के रखा है? डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक प्री डिस्काउंट होता है और एक पोस्ट डिस्काउंट होता है। प्री डिस्काउंट मतलब जब आप खरीद रहे हो गुड्स, आपको सप्लाई किया उससे पहले, बिफोर सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कर रहे थे या सप्लाई करने से पहले ही डिसाइड हो चुका था आपको डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट को इनवॉइस में भी मेंशन किया है। तो देयर आर टू कीवर्ड्स, एक तो डिस्काउंट मिलेगा कब? पहले या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और उस इनवॉइस को प्रॉपरली क्या है, उस डिस्काउंट को प्रॉपरली इनवॉइस में रिकॉर्ड किया है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आप क्या करेंगे, जो डिस्काउंट आपने पार्टी को प्रोवाइड किया है वो माइनस करेंगे और नेट वैल्यू के ऊपर क्या होगा, जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन कई बार डिस्काउंट क्या होता है, कई बार डिस्काउंट आपका होता है आफ्टर पोस्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? पोस्ट डिस्काउंट होता है, मतलब अभी नहीं पता कि हम उसको देंगे या नहीं देंगे, वो किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। तो बोलते हैं पोस्ट डिस्काउंट भी माइनस करने को मिलेगा, पोस्ट डिस्काउंट भी आपको माइनस करने को मिलेगा। बट पोस्ट डिस्काउंट माइनस करने को कैसे मिलेगा? अगर तीन कंडीशंस फुलफिल होती है। एक तो ये चीज भी पहले, ये टर्म्स की, हाँ आपको मिल सकता है डिस्काउंट बेस्ड ऑन एन इवेंट, ये टर्म्स पहले ही डिसाइड हो चुकी है सप्लाई करने से पहले या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और ये जो टर्म्स आपने डिस्कस की है, इसे उस रेलिवेंट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के साथ आपको उस एग्रीमेंट में बताना होगा कि इस इनवॉइस या इस ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, आगे चल के क्या दे सकते हैं डिस्काउंट। मतलब जो आगे चल के डिस्काउंट मिलने वाला है उसको स्पेसिफिकली आपको क्या करना होगा, इनवॉइस मेंशन करना होगा, स्पेसिफिकली आपको ट्रांजैक्शन में चेंजेस करने होंगे, आगे चल के ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करना होगा जब आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। और साथ ही साथ आपने 10,000 की चीज अभी बेची, कल चल के जब आप सामने वाले को 2,000 रुपए रिटर्न कर दोगे एज अ डिस्काउंट, एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक्चुअल में तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गया, 8,000, ठीक है। उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 8,000। बोलते ये जो तुमने 2,000 रुपीज का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, इस पे तुमने क्या किया होगा, पहले ही जब तुमने 10,000 रुपीज का क्या किया होगा, इसे सेल किया होगा प्रोडक्ट को, तो तुमने इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया था वो कितना पे किया था, 1,000 रुपीज का जीएसटी पे किया था। तो तुमने क्या किया होगा, जब तुमने जीएसटी पे किया तो रिसिपिएंट तुमने क्या किया होगा, सप्लायर तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे आईटीसी भी क्या कर लिया होगा, 1,000 रुपीज का आईटीसी भी अवेल कर लिया होगा। तो बोलते हैं सप्लायर, जब तुमने 10,000 रुपीज करके क्या किया, सेल किया इस प्रोडक्ट को, ठीक है, ये प्रोडक्ट को तुमने क्या किया, सेल किया कितने का, 10,000 रुपीज का। तो सपोज उस पे तुमने जीएसटी पे किया है, 1,000 रुपीज का जीएसटी पे किया, और इस प्रोडक्ट को जब तुम खरीद के लेके आए थे, सपोज करो कुछ तो तुम पे करके आए थे आईटीसी वगैरह, तो तुमने क्या किया सिंपली कि सपोज करो ये जो तुम गुड्स बेच रहे हो, इन गुड्स पे जो तुमने जीएसटी पे किया उसका सपोज करो तुमने 1,000 का पूरा आईटीसी ले लिया, लेकिन आगे चल के वो 10,000 की तो वैल्यू ही नहीं रही उन गुड्स की, उन गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000। तो एक्चुअल में जीएसटी कितना होना चाहिए, 800 का। तुमने तो 1,000 रुपीज का क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया, जबकि तुम्हारे को एलिजिबल आईटीसी कितना होना चाहिए था, 800 का। तो तुम्हें जो एक्स्ट्रा तुमने आईटीसी लिया है वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये चीज आपको कम समझ में आई होगी जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं उनको, तो मैं उनको एक डायग्राम के थ्रू जल्दी से बता देती हूँ कि देखो, जब भी यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये क्या है, सप्लायर है और ये कौन है, रिसिपिएंट है। सप्लायर ने क्या किया, 10,000 रुपीज का क्या दे दिया, इसको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। सप्लायर ने क्या किया, 10,000 रुपीज का इसको प्रोडक्ट दे दिया जिसमें 1,000 का जीएसटी लगा हुआ है। ये 1,000 रुपीज का जो जीएसटी इसने जीएसटी पे किया है, रिसिपिएंट क्या करेगा, इसका आईटीसी जरूर लेगा, रिसिपिएंट क्या करता है, इसका आईटीसी जरूर लेगा। तो अभी रिसिपिएंट ने क्या किया, क्योंकि वो 1,000 रुपए पे करके आया था एज अ जीएसटी, उसने 1,000 आईटीसी ले लिया, किससे, गवर्नमेंट से, कि मैंने भैया 1,000 रुपए पे किया तो मुझे आईटीसी चाहिए 1,000 रुपए का, ठीक है। कल चल के इसको मिल गया 2,000 का डिस्काउंट,
ठीक है, इसको कितना मिल गया 2000 का डिस्काउंट। अब ये एक रूल है कि जब भी आपने टैक्स पे किया हो और वो टैक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाए, तो वो रिफंड नहीं होता है। वो किसी भी केस में क्या होता है, वो टैक्स रिफंड नहीं होता है। 2 ही केसेस हैं जो अभी सीए इंटर लेवल पे आपको नहीं है, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। बट इतना समझो, जब भी आप टैक्स पे करके आते हो तो टैक्स पे करने की कंडीशन में आईटीसी अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आपका टैक्स चला गया, तो वो रिफंड नहीं होगा, आप उसको सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपने क्योंकि 1000 रुपीज एज अ टैक्स पे किया, आपने 1000 का आईटीसी ले लिया, लेकिन कल चल के क्या हुआ, आपको तो 2000 रुपीज एज अ डिस्काउंट वापस मिल गए, राइट? और 2000 मिल गए, मतलब अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई, 8000 की। तो एक्चुअल टैक्स कितना पे था, 800। एक्चुअल टैक्स उसके ऊपर कितना होना था, 800। तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको आईटीसी भी 800 रुपीज का मिलना चाहिए था, जबकि आपने तो 1000 का आईटीसी ले लिया। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आगे चल के आप डिस्काउंट दोगे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लास में ढंग से अच्छे से एग्जाम्पल लेके इसको देखा था, बट रिवीजन लेक्चर में 2 बार करवा दिया है, इससे ज्यादा मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगी इसको। देन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, दे कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, मुझसे ये डाउट पूछ सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैम आपने क्या बोला, 3 कंडीशन है पोस्ट टैक्स डिस्काउंट की। हाँ जी, 3 कंडीशन है। एक तो क्या है, सबसे पहले एग्री पहले होना चाहिए, आईटीसी प्रोपोर्शनेटली रिवर्स भी करना होगा, साथ में इसको क्या करना होगा, स्पेसिफिकली इनवॉइस से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही जाके हम बोलेंगे डन, क्या कि ये क्या होगा, माइनस होगा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। अब डिस्काउंट, प्री टैक्स डिस्काउंट कौन सा होता है, प्री टैक्स डिस्काउंट मतलब स्टेज्ड डिस्काउंट। अब ये स्टेगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा डिस्काउंट का टाइप, ये लिखा है ना, देखो अगर आप 5000 रुपीज तक का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 या उसके अबाव खरीदते हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे आपको बाइफरकेशन मिलता है। तो इसको वो बोलते हैं कि ये आपको पहले ही तो पता है, प्री डिस्कशन हो चुका है कि इतना खरीदोगे, इतना परचेज करोगे, यू विल गेट इतना इतना का डिस्काउंट। और ये इनवॉइस में भी मेंशन्ड होगा, ये क्या होगा, आपके इनवॉइस में भी मेंशन होगा। सो इन दैट केस ये कौन सा डिस्काउंट है, प्री टैक्स डिस्काउंट है। इसी तरह से आपको कुछ ईयर एंड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, पीरियोडिक डिस्काउंट मिलेंगे। अगर ये पहले डिसाइड हुए हैं, इन पे आईटीसी रिवर्स होगा, और साथ में इनवॉइस लिंक्ड है, मतलब ये पोस्ट टैक्स डिस्काउंट है। एक वॉल्यूम क्रॉस होने के बाद ये डिस्काउंट मिलेगा, एक पीरियड के बाद मिलेगा, ईयर एंड के बाद ये डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें वो तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करने देंगे। और फिर आता है सेकेंडरी डिस्काउंट, जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता ही नहीं होता है। जब वो खुद चीख चीख के बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिस्काउंट आपको नहीं पता है, पहली फुर्सत में समझ जाओ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से आप माइनस नहीं कर सकते हैं। एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपकी होगी 10,000, सपोज वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, भले ही आपने 2000 का डिस्काउंट दिया है, पर जीएसटी पूरा 10 पे ही लगेगा, क्योंकि हम इस 2000 के डिस्काउंट को माइनस नहीं करने देंगे, क्योंकि ये एक सेकेंडरी डिस्काउंट है। फिर इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन है नो क्लेम बोनस का। जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंश्योरेंस सपोज आपने 1 ईयर इंश्योरेंस लिया, 1 ईयर इंश्योरेंस आपने एक्सीडेंट के रिस्पेक्ट में लिया, जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेकिंग, और आपका एक्सीडेंट नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया हमसे, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्लेम नहीं आया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं लेने के लिए क्या देती है, रिवॉर्ड देती है। तो ये रिवॉर्ड देना इज नथिंग, जो आपने कभी प्रीमियम पे किया था उसमें से सपोज करो उन्होंने बोला 1 लाख का आपने प्रीमियम पे किया था, बिकॉज आपने क्या नहीं किया, कोई क्लेम नहीं लिया, तो 30,000 एज अ रिवॉर्ड भी प्रोवाइडेड। तो एक तरह से ये ईयर एंड होने पे डिस्काउंट ही तो मिल रहा है आपको, बाद में कंडीशन या फिर इवेंट होने के बाद ये आपको क्या मिल रहा है, पैसा वापस मिल रहा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ओनली। तो बोलते हैं अगर इसमें भी वो सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, आईटीसी रिवर्सल एग्रीमेंट, और इसमें होगा यार, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइडेड होगा कि आपने क्लेम नहीं किया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। उसके बाद उसमें इनवॉइस में ये लिखा होगा, और साथ ही साथ इसका आईटीसी रिवर्स होगा, तो यस इसको आप क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिस कंप्लीट ऑल द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू योर वैल्यू ऑफ सप्लाई इन 24 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ये प्योर वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ।
जबकि जब मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करती हूँ, इसमें एग्जेम्पशन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं जुड़ के, इसमें आईटीसी जुड़ के आता है, इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, जुड़ के आते हैं। अब वो क्या है मेरी बुक में? बिल्कुल है, मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। ये एमटीपी, आरटीपी के क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो गए। ये सेम वाले क्वेश्चंस ठीक है, बट जहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ पे एग्जेम्पशन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है आपका क्वेश्चन, आ जाइए, ये देखो एग्जेम्पशन के क्वेश्चंस हैं इसके साथ। तो यहाँ पे जो मैंने बुक है हमारी, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम सिर्फ प्योर वैल्यू ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आईटीसी के क्या है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी वो क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे जो प्योर वैल्यू ऑफ सप्लाई से है। दूसरे चैप्टर जो मिक्स हुए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैम ये कब डिस्कस करोगे? जब मेरा आपके साथ रिवीजन में एग्जामिशन हो चुका होगा और आईटीसी हो चुका होगा और पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, तो एक अलग से वीडियो बनेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन क्विक डिसीजन के नाम पे, और उसमें क्या आएंगे, ये सारे डिस्कशन आपके आएंगे। क्विकली मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बट मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली मूव टू द रिक्वायरमेंट की पूछा क्या है। तो मैम हमको बोला है डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए दिया, तो सबसे पहले वो यहाँ पे क्वेश्चन वैसे जनरली गुड्स के रिस्पेक्ट में ही दिए। बोल रहा है ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया है, टैक्सेबल गुड्स दिए हैं, इंटरस्टेट सप्लाई किया है, जिसका लिस्ट प्राइस कितना है, 15 लाख। और बोला है इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए, और हमें पता है कि टैक्सेस इंक्लूड होंगे तो सिर्फ कौन से इंक्लूड होंगे, सारे टैक्स इंक्लूड होंगे, लेकिन जीएसटी का टैक्स इंक्लूड नहीं है। और उसने बोला है कि इसमें किसी तरह का टैक्स हमने क्या नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया। तो 15 लाख तो एज इट इज हमने ले लिया। फिर बोल रहे प्राइस लिंक सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है आपको। हम जानते हैं अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है तो 15 टू ई के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो कंसिडरेशन भी नहीं होती है। और यही मैंने कहा था, अगर अदर देन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो जाए, अगर ये अदर देन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी मिल रही है, तो इट विल फॉर्म वैल्यू ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, रीजन इसके अकॉर्डिंग। यहाँ सेक्शन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। फिर आता है आपका टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। बोला था ना, देखो टैक्सेस सारे के सारे इंक्लूड करो, बट जीएसटी इंक्लूड मत करो। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, लिस्ट प्राइस ये 15 लाख में एक 50,000 ऐड करूंगी, और साथ में मैं 20,000 रुपीज क्या करूंगी, इसके अंदर ऐड करूंगी मेरे मेन वैल्यू ऑफ सप्लाई में। साथ में मैम आ गया पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस मतलब कौन से एक्सपेंसेस है मैम, ये इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ऐड होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखो लेट फीस, यहाँ पे बोला है लेट फीस कितनी है, 6,000 रुपीज की है। अगर आपने यहाँ पे टोटल 6,000 रुपीज लेने की गलती करी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों, समझो अब मेरी बात को। यहाँ उसने एक हिंट दी है, उसने क्या हिंट दिया, देखो नीचे इसने क्लियरली 18% लिख के रखा है कि हमारा आईजीएसटी लगेगा 18%। और ये कैसे पता चला मैम, आईजीएसटी लगाना है क्योंकि यहाँ लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई किया। मैम जब हम सेल करते हैं ना गुड्स, तो गुड्स को सेल करते वक्त तो क्या होता है, हमें पता होता है कौन कौन सा क्या लेना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना है। फिर उस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर हम जीएसटी इंक्लूड करते हैं, अलग से लगाते हैं। बट यहाँ पे लेट फीस तो मैम पता चलेगा जब ये इवेंट होगा और हमें लेट फीस मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, लेट फीस मिलेगी। तो ऐसे केस में ये जो 6,000 रुपीज मिला है, यहाँ पे ये लोग मान के चलते हैं कि ये जो 6,000 है इट इंक्लूड जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। और मैंने कहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त सारे टैक्सेस लेना, लेकिन जो जीएसटी है उसे मत लेना। तो इस 6,000 में से आपको जीएसटी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, 18% है, तो सपोज जब 118 हुआ आफ्टर टैक्स, और मेरी वैल्यू पहले कितनी रहती थी, 100। 100 का अगर वैल्यू थी तो 118 टैक्स का हुआ। तो 6,000 की अगर अभी वैल्यू है आफ्टर टैक्स, तो बताओ बिफोर टैक्स वैल्यू कितनी होगी।
सिंपली आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड लगा के 6000 में से मुझे जीएसटी के अमाउंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो दिस इज माय एडजस्टमेंट नंबर 1 लेट फीस का। लेट फीस देने का पहला तरीका है जिसमें क्या होगा, आपके लिए जीएसटी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसका हिंट कैसे पता चल रहा है, अगर आपको कुछ तो रेट दे के रखा है क्वेश्चन में इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और लेट फीस दिया है, तो कंफर्म आप देख लेना कि वहां पे कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिव वाला फॉर्मूला है जिसमें आपको जीएसटी को एक्सक्लूड करना है। तो देखो, पहले तो लिस्ट प्राइस 15 लाख ली, हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी को नहीं लिया, विथ रीजन बता दिया किस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे। एनजीओ का क्यों ले रहे हैं विद सेक्शन हमने बता दिया कि क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट से मिल रहा है। म्यूनिसिपल अथॉरिटी के टैक्स को क्यों इंक्लूड किया विद सेक्शन आपको बताना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है विद सेक्शन। वैल्यू ऑफ सप्लाई के इसीलिए आपको एबीसीडी करके लर्न करवाए कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस क्या करने होंगे, विद सेक्शन आपको लिखने होंगे। When coming to this question, ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन अब मैं उसको डायरेक्टली बता रही हूँ उसमें क्या नया चेंज है। यहाँ पे बोलते हैं, देखो मैम मशीन बेची, मशीन की वैल्यू तो ये है जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड नहीं है और ये अदर चार्जेस वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, मेरा प्योर वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 25,000 हो गया, लेकिन यहाँ लिखा है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज। और जैसे ही आपने इंस्पेक्शन चार्ज पढ़ा, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर इन जनरल इंस्पेक्शन चार्ज है तो आप पता है कहाँ लोगे, इंसिडेंशियल में। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो ये बोल रहा है कि एक्चुअल में इस इंस्पेक्शन चार्ज किसको पे करने चाहिए थे, सप्लायर को। तो लाइबिलिटी टू पे द इंस्पेक्शन चार्ज वाज ऑन सप्लायर, बट ये पे कौन कर रहा है, ये पे कर रहा है मेरा रिसिपिएंट। तो लाइबिलिटी किसकी थी, लाइबिलिटी थी हमारे सप्लाई की, बट पे कौन कर रहा है इस लाइबिलिटी को, इस लाइबिलिटी को पे कर रहा है हमारा रिसिपिएंट। तो यहाँ वो बिहाफ वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये ऐड होगा। फिर फ्रेट चार्जेस तो मैम एज यूजुअल सी सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। फिर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव हुई है और ये प्राइस लिंक्ड है। अरे सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी आपको रिसीव होगी वो क्या होगी, प्राइस लिंक्ड हो तो भी, नहीं हो तो भी इंक्लूड नहीं होती है। फिर नया एडजस्टमेंट, डिस्काउंट मैम हमको जो सीरियल नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 में अमाउंट दिया है उस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं 2%। तो यहाँ पे क्या हम माइनस करेंगे, बिल्कुल माइनस करेंगे, क्योंकि ये एट द टाइम या बिफोर सप्लाई आपको मिला है और इस चीज को आपको इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा। आप इसे इनवॉइस में दिखाएंगे बिफोर, ये दोनों कंडीशंस लिखोगे और फिर बोलोगे ये माइनस हो सकता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा ये प्री टैक्स डिस्काउंट है या पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स के लिए या तो आपको ईयर एंड वर्ड मिलेगा कि ईयर एंड पे आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, या फिर आपको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्काउंट है, कुछ तो ऐसा बताएंगे जिससे पता चलेगा ये वाले डिस्काउंट को आपने पहले डिस्कस किया था या नहीं, ये प्री है या पोस्ट है, आपको बता के रखेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी वही है कि देखो मैम प्राइस ऑफ द गुड्स दिया और बोला कि ये टैक्स और ये अदर चार्जेस इंक्लूड नहीं, मैम ये तो हर जगह ही लिख रहे हैं वो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैम म्यूनिसिपैलिटी टैक्स क्या हम इंक्लूड करेंगे, तो 15 टू ए के अकॉर्डिंग आपको इंक्लूड करना है। मैम व्हाट अबाउट द इंस्पेक्शन चार्जेस, अभी तुमने मेरे साथ जो क्वेश्चन किया था तुमने तब इंस्पेक्शन चार्जेस इस सेक्शन में लिए थे। वो क्यों किया था, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा था द लाइबिलिटी वाज ऑफ सप्लायर बट पेड बाय रेसिपिएंट, इसलिए वो बी फॉर बिहाफ वाले सेक्शन में गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये एंसिलरी चार्ज है, इंसिडेंशियल चार्ज है। अब ये 15 टू सी में ही क्या होगा, कवर होगा। अंडरस्टूड, उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा। तो इफ यू राइट अ रॉन्ग सेक्शन, ऑब्वियसली गलत तो होना ही है ना तुम्हारा, भले ही तुम सब सही कर रहे हो, आंसर सही आएगा, बट यू कोट अ रॉन्ग सेक्शन। मैम फिर से, सब्सिडी इस बार किससे रिसीव हुई, हमें अदर देन गवर्नमेंट से प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव हुई है, वी विल काउंट इट। मैम लेट फीस आ गया मैम, लेट फीस फिर से आ गया। लेकिन एक चीज देखो, इस बार लेट फीस तो दिया है लेकिन यहाँ कोई रेट नहीं दिया आपको। तो इसका मतलब जब लेट फीस दिया है बट कुछ रेट नहीं दिया तो हम मैम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, पढ़ो। यहाँ लेट फीस तो दिया है बट यहाँ पे पता है क्या लिखा है, इट वॉज अल्टीमेटली वेव। ले, लेट फीस लगाई लेकिन फिर बोला चल छोड़ यार, नहीं लेना तुझसे लेट फीस, जब पैसा आया ही नहीं सप्लायर के पास, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई।
मैम फिर ये वेट के चार्जेस याद है मैंने आपको बोला था 15 टू सी में पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, वेट करने के चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस सारे आते हैं और ये भी क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 इज अबाउट कोली वाला। कोली एंड घीसा करके उनका कुछ क्वेश्चन है। फिर बोलते हैं मशीन की प्राइस, जिसमें टैक्स एंड डिस्काउंट को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ बोलते कुछ तो हमने मशीनरी वगैरह फिट करवाई है, किसने? घीसा लिमिटेड के प्रेमाइसेस पे। एक्चुअल में ये लायबिलिटी हमारे सेलर की थी जिसे रिसिपिएंट ने पे किया। फिर से मैम बी फॉर बिहाफ की बात कर रहे हो? हाँ जी, ये बी फॉर बिहाफ के नाम पे क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड। मैम इंस्टॉलेशन चार्जेस अभी भी इंक्लूड नहीं किया। इंस्टॉलेशन इज इंसिडेंशियल चिल्लर एक्सपेंस इंक्लूड होंगे। मैम डिस्काउंट, डिस्काउंट आप 15 फ्री के हिसाब से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट का क्या? एडिशनल डिस्काउंट 1% क्या लिखा है? मैंने कहा था ना ये बताएगा आपको कि ये पोस्ट टैक्स डिस्काउंट है या प्री। पहले वाला प्री था, ये पोस्ट है। यहाँ बोला है सर इनवॉइस में रिकॉर्ड किया है, तो प्री की तो कंडीशन सारी फुलफिल, एक तो पहले डिस्कशन हुआ और ये इनवॉइस में रिकॉर्डेड है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस ईयर एंड का डिस्काउंट, उन्होंने बोला है ईयर एंड डिस्काउंट देने के बाद इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए उस ट्रांजैक्शन में। मतलब इन्होंने डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन स्पेसिफिकली जिस ट्रांजैक्शन का डिस्काउंट गया से रिलेटेड आईटीसी आपको रिवर्स करना था। उससे रिलेटेड वैल्यू ऑफ सप्लाई उस इनवॉइस में आपको चेंज करनी थी। क्या आपने कुछ भी चेंजेस किए? नहीं किए। इसका मतलब पोस्ट एज डिस्काउंट का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो ये माइनस नहीं, ये आप क्या नहीं कर सकते? एक्सक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जब माइनस नहीं कर सकते तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ी हुई ही रहेगी आपकी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सेम ये वाला क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में कितनी बार पूछा हुआ है। ये वही फ्लो वाला क्वेश्चन है जो अभी आप मेरे साथ कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस सी से बी में कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है मैम, ये अभी आपने मेरे साथ किया श्रीराम ट्रस्ट वाला लेट फीस, जिसमें आपने वेव ऑफ कर दी है लेट फीस, ये वही वाला है। अब भी किया था वेट वाला। फिर भी देखो आप, एसएम में है न्यू ओल्ड, सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 मार्क्स के लिए एमटीपी में हमेशा पूछते हैं, और ये डायरेक्ट फ्री के मार्क्स हैं आपके, जो फ्री में आपको मिलेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है जो हम अभी आगे करके आए, ये पार्ट फिटिंग वाला क्वेश्चन है जो हम अभी आगे करके आए हैं, जिसमें वो ईयर एंड डिस्काउंट वाला अभी मैंने बात की थी वही है, जिसमें इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ नाम बदल दिया और फीलिंग्स तो वही रखी है यहाँ पे। मैंने मेरी क्वेश्चन बैंक में इन ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं रिमूव किया? इसीलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ना एमटीपी के किसी क्वेश्चन को रिपीटेशन के कारण छोड़ा है, ना आरटीपी, ना पास्ट क्वेश्चन, ना टेस्ट योर नॉलेज। हर एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड है। Understood? And those students who want to purchase this question bank, they can purchase it from 7999709236 WhatsApp पे आप क्या कर सकते हो? उसको purchase भी कर सकते हो। Okay. So with this, we end with the revision video for your value of supply as well as जो सीए इंटर के स्टूडेंट जी ड्राइव क्लासेस कर रहे हैं उनके क्वेश्चन डिस्कशन रह गए थे, तो वो क्वेश्चन डिस्कशन भी हमने यहाँ पे विद रिविजन आपके लिए कवर कर लिए। आपको सिर्फ इतना करना है, क्योंकि मैं जैसे टाइमर देती हूँ क्लास में, तो टाइमर के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करके रखे होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है? तो हम टाइमर लेते हैं, टाइमर में आप बिना देखे एक टेस्ट की तरह इनको सॉल्व करते हैं। अब आप चेक करते जाओ कि आपने सेक्शन सही लिखा है। जहाँ इन जीएसटी के पार्ट को रिमूव करना चाहिए था, लेट फीस वाले पार्ट में क्या आपने रिमूव किया है? क्या आपने सेक्शन नंबर प्रॉपरली कोट किए हैं? रीजनिंग प्रॉपर दी है डिस्काउंट के केस में? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दैट आर द रीज़न जिसकी वज़ह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और हमें वो डिडक्ट कराने नहीं हैं। तो जस्ट फोकस ऑन ऑल these थिंग्स एंड यू आर रेडी फॉर योर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। फिर से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा, लेकिन एग्जामिशन आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स कंप्लीट होने के बाद। अब फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्पेसिफिकली, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइम ऑफ सप्लाई। दैट इज अगेन अ वेरी गुड चैप्टर, बट वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे एक दिन पूरे प्रोविजंस में जाएंगे हमारे, तो दूसरा दिन हमारा पूरा क्वेश्चंस में जाएगा। ठीक है?
तो गेट रेडी फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, और यहाँ तक अच्छे से याद करो क्यूमुलेटिव रिवीजन। और साथ में 4 मिनट में भी मैंने ये आपको ऑडियो नोट भी दिया है क्लास के स्टूडेंट्स को, जिसमें सिर्फ 4 मिनट के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज किया है ऑडियो सीरीज में। ठीक है, तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास दे आर गेटिंग वीडियोज ऑल्सो, दे आर गेटिंग ऑडियो ऑल्सो। राइटिंग सेशन जो उनके होते हैं उसे मैं चेक देख भी रही हूँ, जी ड्राइव की चेकिंग नहीं होती, बट जी ड्राइव वाले स्टूडेंट्स को टिप्स जाती है और लाइव स्टूडेंट्स को मैं चेक भी करके बता रही हूँ। तो मेरी तरफ से मैं एफर्ट्स पूरे दे रही हूँ, अब आपका सिर्फ एक काम है, पढ़ो, रिटेन करने की कोशिश करो और रिकॉल करो, बुक खोल के रिवीजन मत करो। बुक खोल के जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो वो री-रीडिंग होता है। आपको आँख बंद करके रिकॉल करना है कि हमने क्लास में क्या-क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर चैप्टर में, ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ओके? चलो, बाय-बाय, गुड डे एंड होप सो द रिवीजन वाज़ गुड फॉर यू। चलो।